टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक तो क्लीन पावर सप्लाई, दूसरा ये है कि पावर सप्लाई में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और तीसरा पावर कंडीशनिंग क्या होती है, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है। क्लीन पावर सप्लाई, पावर सोर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट होते हैं, उनको क्लीन और डेडिकेटेड पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइस प्रोटेक्शन डिवाइसेस या पावर कंडीशनर डिवाइस भी काम में ले जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल नॉइस के डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है दैट रिक्वायर्स अ क्लीन पावर सप्लाई। ठीक है। उसके लिए डेडिकेटेड पावर सोर्स काम में लेना चाहिए। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक नॉइस प्रोटेक्शन डिवाइसेस और पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस भी काम में लेते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रिकल नॉइस डिस्टरबेंसेस नहीं आए। मैक्सिमम रिलायबिलिटी के लिए क्या होता है, कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए पूरी सेपरेट लाइन काम में ली जाती है, इंडिपेंडेंट फीडर काम में लिया जाता है कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए, दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और उसको दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मानो कि आपका कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर रूम में आपके एयर कंडीशनर्स भी लग रहे हैं, कंप्यूटर्स भी लग रहे हैं, तो जो कंप्यूटर्स के लिए जो पावर लाइन आएगी वो और एयर कंडीशनर की पावर लाइन है, दोनों शुड बी सेपरेट, सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए दोनों। क्लीन एसी पावर सप्लाई सोर्स क्या है, बेसिक चीज़ है किसके लिए, ज़्यादातर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे कंप्यूटर्स को बिल्कुल, कंप्यूटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन सबको क्या किसकी आवश्यकता रहती है, क्लीन एसी पावर सप्लाई। ठीक है। कंप्यूटर शायद इनमें सबसे अधिक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, वो बहुत सेंसिटिव होता है पावर डिस्टर्बेंसेस और फेलवर के प्रति। कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई पावर इंटरप्शन आया है, भले वो मिली सेकेंड्स का आया, कभी मिली सेकेंड के लिए भी कोई पावर डिस्टर्बेंस आया है, ठीक है, कोई पावर इंटरप्शन आया है मिली सेकेंड्स के लिए, उससे लॉस, डेटा का लॉस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सारा सिस्टम मेल फंक्शन कर जाए या फेल हो जाए, और इसके कारण क्या होगा, आपका कंप्यूटर टाइम भी लॉस्ट हो जाएगा, और कंप्यूटर टाइम लॉस्ट हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होगा, काफ़ी इनकन्वीनियंस होगी। इसलिए कंप्यूटर रूम में पावर सप्लाई कैसे होनी चाहिए, एकदम क्लीन पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज एसी वगैरह के साथ। इक्विपमेंट्स के लिए जो पावर लाइन है कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए, वो लाइन बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, और एयर कंडीशनर वगैरह जो दूसरे डिवाइसेस हैं उनके लिए जो पावर लाइन है वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स। ठीक है। क्या होता है, जो पावर सप्लाई, कई सारे घरेलू जो उपकरण होते हैं उसके लिए अपने को बहुत लगता है कि बहुत क्लीन और स्टडी है, ठीक है, वो कंप्यूटर के लिए कई बार सूटेबल नहीं होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पावर लाइन में जो, जिस पावर लाइन में कंप्यूटर कनेक्ट है उसमें हो सकता है कई सारे और हैवी इक्विपमेंट्स भी कनेक्ट हो, जैसे सपोज एसी कनेक्ट है, या किसी घर में कोई बड़ी हॉर्स पावर की मोटर है वो भी उसमें कनेक्टेड है, उसी लाइन में कनेक्ट है जिसमें कंप्यूटर कनेक्ट है, उसी में वो हैवी मोटर भी कनेक्ट है। तो क्या होगा कि उसको जब आप उस डिवाइस को, एयर कंडीशनर को या मोटर को जब ऑन या ऑफ करोगे, ठीक है, तो उससे वोल्टेज वेरिएशन होगा लाइन में, लाइन के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो हैवी करंट ड्रॉ करती है, इसलिए क्या होगा, उसमें वोल्टेज वेरिएशन होगा लाइन में। ठीक है। तो इसके कारण करप्टेड पावर सप्लाई होगी जनरेट, जो करप्टेड पावर सप्लाई के क्या होगी, कई रूप में आ सकती है, जैसे कि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस, अनस्टेबल वोल्टेज, वोल्टेज अनस्टेबल हो गया, डिप्स, सर्जेस हो गई, नॉइस आ गई, ब्लैकआउट, ब्राउन आउट हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स आती है पावर सप्लाई में। आपने देखा होगा कि आपके जैसे घर में कोई हैवी मोटर लग रही है, तो आप जैसे ही उसको ऑन करते हो तो बाकी सारी जो लाइट होती है एकदम से कुछ क्षण के लिए क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए क्या होती है, एकदम डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एकदम से लाइन के ऊपर क्या होता है, हैवी लोड आता है, वो हैवी करंट ड्रॉ करती है, और एकदम से क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो
वो ट्रांजिएंट्स सबसे पहले अपन लेते हैं। क्या है ट्रांजिएंट्स? ट्रांजिएंट क्या होता है कि पावर में बहुत संक्षिप्त माइक्रो सेकंड के लिए कुछ चेंज होता है पावर में, और वो खुद को रिपीट नहीं करता, बस अचानक कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कुछ चेंज हुआ और फिर वो बाद में रिपीट नहीं कर रहा है। ये दो तरह का हो सकता है ट्रांजिएंट। एक तो हो सकती है अंडर वोल्टेज और दूसरी क्या हो सकती है ओवर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज हो जाना, वोल्टेज डाउन हो गया। ओवर वोल्टेज मतलब वोल्टेज बढ़ गया। सैग्स, सैग्स किसको बोलते हैं? मोमेंट्री अंडर वोल्टेज। कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए क्या हुआ, अंडर वोल्टेज हो गया। और सर्जेस किसको बोलते हैं? मोमेंट्री ओवर वोल्टेज की कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वोल्टेज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिएंट्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिएंट्स। दूसरे होते हैं स्पाइक्स एंड सर्जेस। सबसे डेंजरस पावर लाइन प्रॉब्लम क्या है? ओवर वोल्टेज। आपने देखा होगा कई बार घर में ओवर वोल्टेज आता है तो कई सारे अपने घर के घरेलू इक्विपमेंट हैं, जैसे टीवी चल रहा हो और वो वोल्टेज आ गया, फ्रिज चल रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं कई बार। ठीक है। इट इज़ लाइटनिंग लाइक हाई वोल्टेज। ये क्या बिजली की तरह एकदम तेज वोल्टेज होता है। वो क्या है, किसके थ्रू पास हो जाता है? फिल्टर कैपेसिटर्स के थ्रू, और उससे कंप्यूटर में चला जाता है। और फिर कंप्यूटर पे जो सर्किटरी बनी रहती है, वो जो सर्किटरी बनी रहती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। उस सिलिकॉन सर्किटरी को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, खराब कर देता है। ओवर वोल्टेज क्या होता है कि अधिक वोल्टेज को कंप्यूटर सिस्टम में पुश करना, जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक वोल्टेज को कंप्यूटर सिस्टम में अगर आ गया, मतलब क्या हो गया, वहाँ ओवर वोल्टेज हो गया है। ठीक है। जो फ्लक्चुएशन है वो 10% उसकी जो रेटेड वैल्यू है, जैसे अपने डोमेस्टिक इक्विपमेंट 220 वोल्ट पर चलते हैं, इसका 10% या उससे अधिक का हो सकता है फ्लक्चुएशन। स्पाइक्स क्या होते हैं? स्पाइक्स हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है अचानक। ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए। ठीक है। कुछ माइक्रो सेकंड के लिए अचानक वोल्टेज बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है? स्पाइक्स। और सर्जेस क्या होते हैं? हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं ये भी। ठीक है। वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं और ये क्या है, कुछ मिली सेकेंड तक रह सकते हैं। ठीक है। सर्जेस क्या होते हैं? हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं, वो थोड़ा लंबी ड्यूरेशन पर रहते हैं, कुछ मिली सेकेंड तक रहते हैं। स्पाइक्स मैंने बताया माइक्रोस बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो सेकेंड तक रहते हैं। लेकिन सर्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मिली सेकेंड्स तक रह सकते हैं। ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम आई, ओवर करंट प्रॉब्लम आई। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती है, ब्लैकआउट और ब्राउन आउट। दो और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है, ब्लैकआउट और ब्राउन आउट। ठीक है। अंडर वोल्टेज की कंडीशन में बिना अगर सप्लाई आपकी ऑफ नहीं हुई है तो जो क्या है, सप्लाई वोल्टेज अगर आपका नीचे डिप्स हो जाता है, नीचे गिर जाता है या बहुत छोटे पीरियड के लिए, वो क्या कहलाता है? ब्राउन आउट। पीसीज जो है, पर्सनल कंप्यूटर, उनको इस तरह डिजाइन किया गया है, वो कितना वोल्टेज डिप को हैंडल कर सकते हैं? 20%। जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी रेटिंग होती है, उसका कितना कर सकते हैं? 20% तक वो उसको हैंडल कर सकते हैं। मीन्स अगर 220 वोल्ट है तो 220 में से 44 वोल्ट कम भी हो गया तो उसको हैंडल कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर को वहाँ तक क्या रख सकते हैं? स्टार्ट रख सकते हैं। तब तक अपने आपके कंप्यूटर क्या होगा, उससे 44 वोल्ट भी 220 से कम हो गया तब तक भी वो उसको क्या रखेंगे? ऑन रखेंगे, उसे शट डाउन नहीं होने देंगे। डीपर डिप्स, जो लंबे ज़्यादा ड्यूरेशन वाले डिप्स होते हैं, या ब्लैकआउट क्या है, उसके कारण क्या होता है कि कंप्यूटर में एक पावर गुड सिग्नल होता है पावर सप्लाई में, उस सिग्नल को क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं, और उससे कंप्यूटर अचानक शट डाउन हो जाता है। उससे आपका कंप्यूटर अचानक क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। लेकिन ये क्या है, काफ़ी मतलब विनाशकारी इफेक्ट इनका क्या होता है? इक्विपमेंट्स पे और डेटा फाइल्स पे। तो ये सारी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी। सैग्स, सर्जेस, ब्लैकआउट, ब्राउन आउट, ये सब अपन ने देखे ना। ओवर वोल्टेज, ये सब
प्रॉब्लम्स किसकी, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट आते हैं अपन पावर कंडीशनिंग। ठीक है, अब क्या होता है, नॉइस और ट्रांजिएंट्स क्या होती हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं पावर लाइन पे। ठीक है, ये सबसे कॉमन कारण है किसका, पावर डिस्टरबेंसेस का। आपकी जो एसी पावर सप्लाई आती है किस रूप में आती है, साइन वेव के रूप में। उसके ऊपर नॉइस और ट्रांजिएंट्स उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जो पावर नॉइस है, पावर लाइन में जो नॉइस है वो किसके कारण हो सकती है, बिजली के कारण, बिजली के कारण, पुअर ग्राउंडिंग। अगर आपके यहाँ प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं की हुई है तो उसके कारण हो सकती है। और रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन के कारण भी क्या हो सकती है, पावर लाइन नॉइस जनरेट हो सकती है। अब क्लीन पावर सप्लाई को प्राप्त करने के लिए कंडीशनिंग डिवाइसेस काम में लेने पड़ते हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर, सर्वो स्टेबलाइजर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज। ये सब क्या हैं, पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस। क्लियर पावर को गेन करने के लिए इन डिवाइसेस को काम में लेना पड़ता है। आपने घर में भी देखा होगा कि आपका फ्रिज है तो उसके ऊपर वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह ये सब लगे रहते हैं, सब पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस है। जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं क्या होते हैं, जैसे स्पाइक्स, सर्जेस, हार्मोनिक्स, इंटरफेरेंसेस, इन सबको फिल्टर किसके द्वारा किया जा सकता है, आइसोलेशन टेक्निक द्वारा। किसके द्वारा, आइसोलेट करना मीन्स सेपरेट करना, आइसोलेशन टेक्निक द्वारा इनको फिल्टर किया जा सकता है। आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, आइसोलेटिंग द नॉइज फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से नॉइज को क्या करना, आइसोलेट करना। अब इसमें सबसे पहला आता है सर्ज प्रोटेक्टर और स्पाइक सप्रेसर। इसको सर्ज प्रोटेक्टर भी बोला जाता है या स्पाइक सप्रेसर भी बोला जाता है। ठीक है, स्पाइक और सर्ज प्रोटेक्टर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि वो क्या, किसको रोकें, ओवर वोल्टेज रीचिंग द सिस्टम को जो ओवर वोल्टेज पहुंच रहा है, अधिक वोल्टेज अगर आ गया, वो पहुंच रहा है तो उसको क्या करें, प्रिवेंट करें, उसे रोकें। उसके लिए क्या काम में आते हैं, स्पाइक प्रोटेक्टर, सर्ज प्रोटेक्टर और स्पाइक सप्रेसर। ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब्स एक्सेस वोल्टेज बिफोर दे एंटर टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचने से पहले ही वो जो अधिक वोल्टेज होता है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको पहले ही क्या है, रोक लेते हैं। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर जो होते हैं वो किसके बीच में कनेक्ट होते हैं, सिस्टम के बीच में और पावर लाइन के बीच में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है वो किसके बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। किसके बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर के। ठीक है, वेरिएस्टर क्या करते हैं, क्लैम्प कर लेते हैं और शंट कर देते हैं सारा वोल्टेज अबव ए सर्टेन लेवल, कि इसके अंदर 220 तक ही जाना है तो उससे अधिक जो वोल्टेज आएगा उसको क्लैम्प कर लेंगे और शंट कर देंगे। ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं जो उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो 6000 वोल्टेज तक का वोल्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो भी 200 वोल्ट से ऊपर की पावर है उसको किस में भेज सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं ग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस आता है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर एक बफर की तरह काम करता है पावर लाइन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ठीक है, जो ये क्या है, जो वोल्टेज कम ज़्यादा होता है ना, जो दे कीप वेरिंग वोल्टेज विद इन द रेंज दैट विल रन पीसी। वो जो वेरिंग वोल्टेज होता है, कम ज़्यादा होता है, उसको उस रेंज में रखता है जिस पर पीसी ऑपरेट करता है। लेकिन ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता, स्टीप सैग्स और ब्लैकआउट्स इसके अगेंस्ट वोल्टेज रेगुलेटर प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एक तरीका स्पाइक्स और सर्जेस को सप्रेस करने का, हटाने का क्या है, मेन सप्लाई को क्या कर दिया जाए, मेन सप्लाई में क्या है, आइसोलेट कर दिया जाए उनको इलेक्ट्रिकली यूजिंग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, स्पाइक्स और सर्जेस जो मेन सप्लाई में है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, इसके लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर उसमें
एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, उसका वाइंडिंग रेशियो 1:1 होता है। अब क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वो आपस में इलेक्ट्रिकली तो क्या होती हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं और मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है वो क्या है, सर्जेस को, स्पाइक्स को और लाइन में जो नॉइस होती है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज और ब्लैकआउट और पावर फेलियर कंडीशन में कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अंडर वोल्टेज हो गया या ओवर वोल्टेज हो गया या कोई ब्लैकआउट हुआ या पावर फेलियर हो गया तो उसमें कोई प्रोटेक्शन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है लाइन कंडीशनर। पावर कंडीशनिंग में एक और इक्विपमेंट है लाइन कंडीशनर। ठीक है, लाइन कंडीशनर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो पावर को फिल्टर करे, ब्राउन आउट को हटावे, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट पोजीशन को भी हटा दे। ये रियल सर्ज सप्रेसर होता है। लाइन कंडीशनर क्या होता है, रियल सर्ज सप्रेसर होता है। लाइन सप्रेसर जो होता है ये क्या होता है, एक्टिव डिवाइस होता है, और जो अपन ने पहले सर्ज सप्रेसर पढ़ा है वो पैसिव होता है और सस्ता होता है। लाइन कंडीशनर एक्टिव डिवाइस होता है और थोड़ा महंगा भी होता है। जो लाइन कंडीशनर जो काम में ले जाते हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे CVT, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सर्वो स्टेबलाइजर, ये सब क्या हैं, लाइन कंडीशनर्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।